नमस्कार सभी को। और आज की इस नई क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा ये जो डीप डाइव है ना, वो बिल्कुल एक लाइव क्लासरूम की तरह होने वाला है। हाँ, और मुझे लगता है आज का टॉपिक सुन के सबको बहुत मजा आने वाला है। एकदम सही कहा आपने। तो सभी लोग अपना ध्यान यहाँ लाएं और अपने नोट्स खोल लें, क्योंकि आज हम सिर्फ चीज़ों को रटने नहीं वाले हैं। बिल्कुल नहीं। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 11 जो कि है ध्वनि यानी साउंड, उसको पूरी गहराई से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा सब। आज का हमारा मिशन ये है कि हम ध्वनि कैसे पैदा होती है, ये आगे कैसे बढ़ती है और इसके फॉर्मूलाज क्या हैं, इन सब को एकदम बेसिक से समझेंगे। हाँ, और उसके साथ ही हम अल्ट्रासाउंड जैसी मॉडर्न तकनीकों को भी देखेंगे कि वो असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं। सही बात है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैं नोट्स की पहली सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, पढ़िए। लाइन है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। मतलब इसको अगर थोड़ा आसान भाषा में कहें तो ध्वनि कोई जादू टोना नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी यानी ऊर्जा का ही एक रूप है। बिल्कुल। और हमने पहले भी पढ़ा है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। एग्जैक्टली। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं। सभी लोग एक बार ताली बजाकर सोचें, जब हम दोनों हाथों से ताली बजाते हैं तो क्या होता है? हमारे हाथों की मूवमेंट होती है ना? हाँ, तो हाथों की जो वो स्पीड या गति है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अरे वाह। और जब हाथ टकराते हैं तो वही मैकेनिकल एनर्जी अचानक से साउंड एनर्जी में बदल जाती है। एकदम सही। तो क्लास यहाँ पॉइंट ये है कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है जिसे हम कंपन या वाइब्रेशन कहते हैं। मैं अगली लाइन पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। यानी कोई भी चीज जब बहुत तेजी से आगे पीछे हिलती है तभी आवाज निकलती है। जैसे अगर मैं क्लास में एक रबर बैंड को खींचकर बीच में से छोड़ दूं तो वो तेजी से हिलने लगता है और एक आवाज आती है। बिल्कुल। या फिर लैब में जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है, जिसे हिंदी में स्वरित्र द्विभुज कहते हैं, जब उसे रबर पैड पर मारते हैं तो उसकी भुजाएं कंपने लगती हैं। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या बिना वाइब्रेशन के, मतलब बिना कंपन के साउंड पैदा हो सकती? बिल्कुल नहीं। ये फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से पूरी तरह इम्पॉसिबल है। बिना वाइब्रेशन के साउंड बन ही नहीं सकती। अच्छा। देखिए, जब हम बोलते हैं ना तो हमारे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। ये तो हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा था। सही कहा। यहाँ तक कि एक छोटी सी मक्खी जो भिनभिनाती है ना, वो आवाज भी उसके पंखों के बेहद तेज वाइब्रेशन का ही नतीजा होती है। तो ये तो हो गया साउंड का प्रोडक्शन। लेकिन अब आते हैं इसके संचरण पर। नोट से पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है, माध्यम कहलाता है। क्लास इस पॉइंट पर ध्यान दें, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम यानी माध्यम क्या होता है? मतलब आवाज को चलने के लिए कोई रास्ता या सहारा चाहिए होता है ना? एकदम सही। वो सहारा कोई ठोस, द्रव या गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक मिनट, माध्यम काम कैसे करता है? क्या हवा के कण खुद चलकर हमारे कान तक आते हैं? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर स्टूडेंट्स को होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हवा के कण अपनी जगह से उठकर कान तक नहीं आते। तो फिर आवाज आगे कैसे बढ़ती है? वो बस अपने पड़ोसी कणों को धक्का देते हैं। जैसे एक भीड़ वाली ट्रेन में अगर पीछे से धक्का लगे तो वो धक्का आगे तक जाता है, लेकिन लोग वहीं खड़े रहते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। मतलब कण नहीं चलते, बल्कि एक डिस्टर्बेंस या विक्षोभ आगे बढ़ता है। हाँ, और इस प्रोसेस में हवा में दो तरह के क्षेत्र बनते हैं। पहला, जब कण बहुत पास आ जाते हैं और प्रेशर हाई हो जाता है, जिसको हम नोट्स में संपीड़न या कंप्रेशन पढ़ते हैं। हम इसको C से दर्शाते हैं। बिल्कुल। और जब कण दूर दूर जाते हैं तो प्रेशर लो हो जाता है। इसको हम वायरलन या रेरेफैक्शन कहते हैं, जिसे R लिखा जाता है। तो C और R की एक लंबी चेन बन जाती है जो हमारे कानों तक पहुंचती है। ये साउंड प्रोपगेशन का कोर कॉन्सेप्ट है। सही बात है। अब क्योंकि हम संपीड़न और विरालन की बात कर ही रहे हैं, तो ये आवाज की तरंगे दिखती कैसी हैं, उस पर आते हैं। तो मैं नोट्स पर वापस आता हूँ। लिखा है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं।
इंग्लिश में इन्हें लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। इसको हम एक स्लिंकी वाले खिलौने से समझ सकते हैं। सबने स्लिंकी देखी होगी, है ना? हाँ, वो स्प्रिंग जैसा जो होता है। एग्जैक्टली। जब हम स्लिंकी को आगे पीछे धक्का देते हैं तो उसके रिंग्स उसी दिशा में दबते और खुलते हैं। कंपन और तरंग की दिशा एक ही होती है, पैरेलल होती है, जिसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। हाँ, पूछो। अगर किसी तालाब में पत्थर मारते हैं तो पानी की लहरें ऊपर नीचे उठती हैं, जी, जिसको अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। प्रकाश या लाइट भी ऐसी होती है। सही जा रहे हैं आप। तो फिर हवा में साउंड वेव अनुप्रस्थ क्यों नहीं होती? वो ऊपर नीचे क्यों नहीं चलती? ये बहुत ही डीप सवाल है। देखिए, हवा क्या है? एक गैस है। हवा के जो कण हैं वो पूरी तरह आजाद होते हैं। अच्छा, उनमें आपस में कोई पकड़ नहीं होती? बिल्कुल। वो एक दूसरे को आगे धक्का तो दे सकते हैं, लेकिन उनके बीच कोई सरफेस टेंशन नहीं होता कि वो एक दूसरे को ऊपर या नीचे खींच सकें। अरे वाह, मतलब हवा में कण सिर्फ कंप्रेस हो सकते हैं, इसीलिए साउंड हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, तो अब जब वेव समझ आ गई तो इन तरंगों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन पर डायरेक्ट फॉर्मूलाज बनते हैं। क्लास फॉर्मूला आते ही उसको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पहला कॉन्सेप्ट है तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। इसको हम ग्रीक लेटर लैम्डा से लिखते हैं। देखिए, दो लगातार संपीड़न यानी दो कंप्रेशंस के बीच की जो एग्जैक्ट फिजिकल दूरी होती है ना, उसे वेवलेंथ कहते हैं। इसको हमेशा मीटर में नापते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये बस एक दूरी है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, जिसे न्यू से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस या दोलन पूरे हुए। इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, जिसे हम HZ लिखते हैं। और टीचर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोट, याद रखिए, फ्रीक्वेंसी से ही आवाज का तारत्व यानी पिच तय होता है। एकदम सही। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगी, आवाज तीखी होगी, जैसे किसी मक्खी की भिन भिनाहट। और तीसरा गुण है आयाम या एम्पलीट्यूड, यानी कण अपनी जगह से कितना ज्यादा हिला। हाँ, और इसका सीधा कनेक्शन ऊर्जा से है। जैसे डेस्क पर अगर धीरे से मारेंगे तो आयाम कम होगा, आवाज मृदु होगी। लेकिन अगर जोर से डेस्क पे मारेंगे तो आयाम ज्यादा होगा और आवाज बहुत प्रबल या लाउड आएगी। सही पकड़ा। और इन सब को मिलाकर बनता है हमारा सबसे मेन सूत्र, स्पीड बराबर वेवलेंथ गुणा फ्रीक्वेंसी, यानी वेग बराबर तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का मल्टीप्लिकेशन। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। इसको बॉक्स में डाल लीजिए। और इस फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी वेव की स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड की बात आ ही गई है तो अगला टॉपिक यही है कि ध्वनि की चाल और उसका परावर्तन कैसे होता है। तो एक सवाल पूछती हूँ। हाँ। क्या लगता है ध्वनि हर माध्यम में एक ही स्पीड से भागती है? नोट्स के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। ध्वनि की चाल ठोस यानी सॉलिड्स में सबसे तेज होती है। जैसे एल्यूमिनियम में लगभग 6420 मीटर पर सेकंड। हाँ, क्योंकि ये ठोस में कण बहुत पास होते हैं तो डोमिनो इफेक्ट की वजह से वो एक दूसरे को जल्दी धक्का देते हैं। और द्रव यानी लिक्विड्स में थोड़ी कम होती है और गैस में सबसे कम, जैसे हवा में लगभग 346 मीटर पर सेकंड। एक और चीज, अगर हवा का तापमान बढ़ा दिया जाए तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है, क्योंकि कणों को ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। ये हुई ना बात। अब आते हैं इस चैप्टर के एक बहुत मजेदार हिस्से पर, परावर्तन या रिफ्लेक्शन। नोट्स पढ़ता हूं। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव्य की सतह से परावर्तित होती है। यानी जैसे लाइट शीशे से टकराकर वापस आती है, वैसे ही आवाज भी दीवारों से टकराकर वापस लौटती है। और इससे बनती है प्रतिध्वनि, या जिसे हम इको कहते हैं। सभी लोग अपनी नोटबुक में ध्यान दीजिएगा, ये इको का कैलकुलेशन अक्सर पूछा जाता है। हाँ, देखिए, हमारे दिमाग में किसी भी आवाज का असर 0.1 सेकंड तक रहता है। 0.1 सेकंड। मतलब अगर कोई आवाज उससे पहले वापस आई तो दिमाग उसको अलग से पहचान नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो एकदम साफ इको सुनने के लिए आवाज को टकराकर वापस कान तक आने में कम से कम 0.1 सेकंड का वक्त लगना ही चाहिए। तो अगर हवा में स्पीड 344 मीटर पर सेकंड है तो ध्यान दें कैलकुलेशन पर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। हाँ, तो 344 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34.4 मीटर। लेकिन वेट, ये तो आवाज की दीवार तक जाने
और टकराकर वापस आने, दोनों का टोटल डिस्टेंस है ना। एग्जैक्टली। इसीलिए हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा 17.2 मीटर। मतलब साफ इको सुनने के लिए ऑब्स्टिकल कम से कम 17.2 मीटर दूर होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये फिगर मार्क कर लीजिए। लेकिन अगर हम किसी बड़े और खाली हॉल में हों तो आवाज एक बार नहीं बल्कि बार बार दीवारों से टकराती है। हाँ, जिससे एक गूंज बनती है, जिसे हम अनुरणन या रेवर्बरेशन कहते हैं। और ये गूंज बहुत परेशान कर सकती है। इसको कम करने के लिए ही सिनेमा हॉल्स की छतें कर्व्ड बनाई जाती हैं और दीवारों पर साउंड एब्जॉर्बिंग पर्दे लगाए जाते हैं ताकि फिल्म के डायलॉग साफ सुनाई दें। बिल्कुल। हालांकि बार बार टकराने का ये फीचर हमेशा बुरा नहीं होता। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप या फिर पुलिस वाला मेगाफोन इसी परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। अरे हाँ, स्टेथोस्कोप में आवाज नली के अंदर बार बार टकराती हुई डॉक्टर के कान तक जाती है। साइंस कितनी अमेजिंग है ना? तो चलिए अब इस क्लास के आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ चलते हैं। हाँ, नोट्स का अगला टॉपिक है श्राव्यता का परिसर यानी हियरिंग रेंज। दुनिया में इतनी सारी आवाजें हैं, पर क्या हम सब कुछ सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इंसान की जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही होती है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। हाँ, अगर आवाज 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे अश्राव्य या इंफ्रासाउंड कहते हैं। इंफ्रासाउंड, जिसे गैंडा, हाथी और व्हेल मछलियां पैदा करती हैं और सुन सकती हैं। यहाँ एक बहुत ही रोचक तथ्य है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। जानवर भूकंप आने से पहले परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भूकंप की मेन वेव से पहले एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वाली इंफ्रासाउंड आती है जो हम नहीं सुन सकते पर जानवर सुन लेते हैं। एकदम सही। और दूसरी तरफ अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो उसे परध्वनि या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड, जिसे बैट्स यानी चमगादड़ और डॉल्फिन्स पैदा करते हैं अंधेरे में रास्ता ढूंढने के लिए। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस अल्ट्रासाउंड के जो यूजेस है ना, इनको अच्छे से रट लीजिए, ये सीधे पूछे जाते हैं। हाँ, नोट्स में इनके बहुत अच्छे एप्लीकेशंस दिए हैं। जैसे पहला है सफाई या क्लीनिंग में। सही बात है। ऐसे मशीन के पुर्जे या सर्पीलाकार नालियां जहां ब्रश या हाथ नहीं पहुंच सकता, वहां लिक्विड डालकर अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजते हैं और गंदगी बाहर आ जाती है। दूसरा एप्लीकेशन है फ्लॉ डिटेक्शन या धातु की जांच। अगर किसी पुल में लोहे के ब्लॉक के अंदर दरार है जो बाहर से नहीं दिख रही, तो उसको कैसे ढूंढते हैं? उस लोहे पर अल्ट्रासाउंड भेजते हैं। अगर दरार होगी तो वेव टकराकर वहीं से वापस आ जाएगी। इससे पुल की कमजोरी पकड़ी जाती है। अरे वाह, मतलब ब्लॉक को काटने की जरूरत ही नहीं। और इसका तीसरा और सबसे बड़ा यूज है चिकित्सा यानी मेडिकल फील्ड में। हाँ, जैसे इकोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी। इसमें अल्ट्रासाउंड का यूज करके दिल की धड़कन और दिल का इमेज बनाया जाता है। और अल्ट्रासाउंडोग्राफी तो बहुत कॉमन है ना? हाँ, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर की पथरी या फिर ट्यूमर चेक करने के लिए इसका यूज होता है। एकदम सही। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे भ्रूण यानी फीटस की जांच भी इसी से होती है, क्योंकि ये एक्सरे से ज्यादा सेफ है। और नोट्स में एक आखिरी मेडिकल यूज लिखा है, अगर किडनी या गुर्दे में पथरी है तो उस पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। हाँ, बिना किसी सर्जरी के सिर्फ हाई एनर्जी वाइब्रेशन से पथरी टूट जाती है। ये सच में साइंस का एक जादू ही है। तो इसी के साथ हमारा सिलेबस का ये चैप्टर कवर होता है। आज की इस लाइव डीप डाइव क्लास में हमने बहुत कुछ समझा। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ताली बजाने की मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी बन जाती है, कैसे वेव का मैथ्स काम करता है, एको के पीछे की सच्चाई को कैलकुलेट किया और आखिरी में अल्ट्रासाउंड की दुनिया को डीपली पढ़ा। मुझे लगता है क्लास 9 के स्टूडेंट्स को अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एकदम। लेकिन क्लास खत्म करने से पहले मैं सभी को एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। जरा सोचिए, अगर इंसानों के कान भी चमगादड़ या डॉल्फिन की तरह पराध्वनि या अल्ट्रासाउंड सुनने के लिए डिजाइन किए गए होते, तो हमारे आसपास की दुनिया का शोर कैसा होता? बाप रे, तब तो रेडियो सिग्नल्स, हमारे मोबाइल फोन्स के सिग्नल्स, वाईफाई, इन सब की आवाज हमें सुनाई देती। बिल्कुल। क्या हम उस अदृश्य शोर को बर्दाश्त कर पाते? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अपने नोट्स को पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहे। बिल्कुल। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।